हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सेट। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है हमारी ऑनगोइंग सीरीज का, जिसमें हम लिटरेचर को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और बहुत मजे से एकदम मास्टरी लेवल तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और आपके सामने जो है लेक्चर्स आ चुके हैं। तो अगर आपने वो मिस किया है तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और उन लेक्चर्स को जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फटाफट से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया वाला एकदम बेस बनने वाला है आपका लिटरेचर का। पूरा ब्रिटिश लिटरेचर हमने उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सभी एजेस के और ओवरव्यू आपको दे दिया है। ठीक है, तो उसी सीरीज के चलते हुए ये नेक्स्ट सेशन है आपका। ठीक है, और इस नेक्स्ट सेशन में हम और भी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। पहले हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, आप ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमने लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑथर्स, उनके वर्क्स, ठीक है, वो सब मतलब और डिटेल में तो अगले लेक्चर्स में आएंगे, लेकिन हिस्ट्री हमने पढ़ ली है। ठीक है, फाउंडेशन हमारी बन चुकी है। ठीक है, और अब इस लेक्चर में क्या होने वाला है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है, जो पूरा इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जो अलग अलग फॉर्म्स है राइटिंग के। अब एक ऑथर, एक पोट, एक ड्रामेटिस्ट करता क्या है, कोई ना कोई वर्क प्रोड्यूस करता है ना, कोई ना कोई रिटन फॉर्म ऑफ लाइक इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ राइटिंग, है ना। तो वो सब प्रोड्यूस करता है और वही हम पढ़ते हैं, चाहे वो उसको हम ड्रामा बोलते हैं, पोइट्री बोलते हैं या प्रोज बोल देते हैं। पोइट्री बोले तो आपका पद्य, प्रोज बोले तो आपका गद्य और ड्रामा बोले तो आपका नाटक की कला। राइट, तो ये सब देखो, आगे की क्लासेस से पहले मुझे लगा ये सेशन बहुत जरूरी है और आपको भी लगेगा कि एक बढ़िया बेस बनाने के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए टू गेट सेट क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज शिल्पा, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये हमारा टाइटल है आज के सेशन का। ठीक है, तो इसमें हम लिटरेचर हमने पढ़ा था, भाई लिटरेचर क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर से कैसे डिफरेंट है, लाइक उसका कैसे एक ब्रांच है ना, इस तरह से पढ़ा था। अब इंग्लिश लिटरेचर के हम फॉर्म्स पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। तो द थ्री ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, इसकी थ्री ब्रांचेस मिलेंगी आपको लिटरेचर की। जो भी आप पढ़ते हो, कोई नॉवल है, कोई पोम है, कोई प्रोज है, कोई ऑटोबायोग्राफी है, कोई कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, कोई बैलेड है, लिरिक है, कहाँ पर मतलब किस पार्ट ऑफ, है ना, पूरे फ्लो चार्ट हम समझेंगे कहाँ आते हैं। ठीक है, तो थ्री ब्रांचेस हैं भाई लिटरेचर की। पूरा का पूरा आपका जो साहित्य है वो डिवाइडेड है आपके थ्री फॉर्म्स में। इट इज डिवाइडेड इन थ्री फॉर्म। ये आपको क्लियर यहां पर विजिबल है। ठीक है, सबसे पहले जो लिटरेचर है उसमें आप पोइट्री सेक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे भाई प्रोज सेक्शन क्या होता है, और लास्ट में हम डील करेंगे ड्रामा को। अब इस सेशन में हम ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे यूजीसी नेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सबको लेकर उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन इंपॉर्टेंट कैसे है। टीजीटी पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं लिटरेरी फॉर्म से। आपने देखा होगा अभी जो यूपी के एग्जाम्स हुए थे टीजीटी पीजीटी के, उसमें प्रॉपर एक सिलेबस में पोर्शन दे रखा था लिटरेरी फॉर्म्स। बस वो सब आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिटरेचर में हम पोइट्री देखेंगे। पोइट्री में आपको क्या सब देखने को मिलेगा भाई, देखते हैं। सो लिरिक पोइट्री, एपिक, बैलेड, ओड, एलिजी और सोनेट क्या होते हैं। प्रोज में हम देखेंगे भाई एक नॉवल क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है। अब नॉवल और नोवेला कैसे अलग हैं, एक ऐसे क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, फेबल क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है भाई, फेबल है, शॉर्ट स्टोरी है, फिर एलिगरी है, ये सब आपस में अलग कैसे हैं वो सब हम देखेंगे। ड्रामा में ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फार्स, मोरालिटी प्ले, मास्क, ये सब कैसे कैसे आपस में अलग हैं और क्या ये एग्जैक्टली है, विद एग्जाम्पल्स एंड फ्रॉम ऑल्सो इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, चलो पोइट्री को सबसे पहले देखो भाई, क्या है पोइट्री। सिंपल सी डेफिनेशन है, लैंग्वेज अरेंज्ड फॉर साउंड, रिदम एंड इमोशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड मिलेगा, रिदम मिलेगा और एक इमोशनल इंटेंसिटी आपको पोम्स में देखने को मिलेगी। सिंपल पोइट्री ये सब होता है ना, कविताएं, है ना, कोई कविताएं लिखते हैं जिसमें लैंग्वेज को आप एक
पर्टिकुलर साउंड, एक पैटर्न, एक रिदम देते हो और जो है वो एक लय बनती है और उसी से जो है आपका जो अमेजमेंट है वो क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज हाउ लाइक यू फील अमेज्ड एट द राइटिंग। नेक्स्ट, प्रोज क्या होता है? प्रोज आपका ऑर्डिनरी रिटन लैंग्वेज है, मतलब नॉर्मली लिखा है कुछ भी। ठीक है, नॉर्मली लिखा है, उसको बाकी फॉर्म्स में क्लासिफाई किया है वो हम देखेंगे। हिंदी में आप इसे गद्य कहते हो, एनी रिटन सिंपल फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब इसमें स्टोरीज होती हैं भाई, या आप आर्ग्यूमेंट्स या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों ड्रामा से कैसे अलग है? तो ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज अ राइटिंग डिजाइन टू बी परफॉर्म्ड। अब इन दोनों चीजों में से प्रोज को ज्यादातर परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, किस पर? एक स्टेज पर, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लॉसेट ड्रामा क्या होते हैं भाई। आप मुझे बताइए कमेंट्स में क्लॉसेट ड्रामा क्या होते हैं। ठीक है, और हम इस सेशन के एंड में बात करेंगे क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है। ठीक है, तो पोइट्री हमारा सबसे पहले आपका सेक्शन है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले एपिक पोइट्री क्या होती है? अब एपिक पोइट्री आप देखोगे तो मतलब बहुत लंबा, जैसे कोई आपके सामने कोई कविता है लेकिन वो एक कथा जैसी लग रही है। ठीक है, इट्स अ बिग स्टोरी, इट लुक्स लाइक ओ मेरे को तो कोई स्टोरी सुन रही है। तो इसमें एक महान सा हीरो होता है और उसकी कहानी होती है एक बड़े लेवल पे, जैसे कोई युद्ध होगा, उसमें वो करेज दिखाएगा, और उसका युद्ध भी छोड़ नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होगा, मतलब जैसे देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है। तो वो पोम है जिसमें एक ग्रेट हीरो बड़ी मुश्किलों से जो है लड़ता है और उसकी जर्नी बहुत ग्रैंड होती है। ठीक है, जैसे आप कहो कि होमर की इलियड है, होमर की ओडिसी है, ये दोनों एपिक्स जो हैं ये इतने पुराने हैं कि इनको पहले ना ओरली गाया जाता था। ठीक है, और मतलब जनरेशन टू जनरेशन इनको गाया जाता था। और आप देखोगे जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने एक एपिक थ्योरी दी है इन हिज वर्क पोइटिक्स, है ना, और ये डायरेक्टली इससे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी एपिक है और सेकेंडरी एपिक है, ये क्वेश्चन नेट में यहां से बन रहा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप देखोगे जो प्राइमरी एपिक होती है वो होमर लिखते थे। ठीक है, और वो ओरली मतलब एक ट्रेडिशन था, गा गा कर उसको जो है या फिर ओरली जो है सुनाया जाता था। और सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक में रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, रिटन फॉर्म में मिलेगा प्रॉपर, जैसे वर्जिल या जॉन मिल्टन का। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे कि प्राइमरी एपिक क्या है और ये वाली एपिक क्या है। जैसे होमर है वो ही वाज ब्लाइंड, बट जो विजुअलिटी आई मीन जो उनकी वर्क्स में आपको देखने को मिलती है, दैट्स अगेन इनक्रेडिबल, राइट। सो दिस इज इट। अब लिरिक की बात करेंगे और फटाफट से सारा सेशन हम कवर करेंगे। लिरिक क्या होती है? लिरिक इज अ शॉर्ट पोम दैट एक्सप्रेसेस द पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ सिंगल स्पीकर। तो एपिक आप देख लीजिए, नैरेटिव पोम थी टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट हीरो एंड देयर एडवेंचर्स ऑन अ ग्रैंड स्केल। ये एग्जाम्पल। अब लिरिक क्या है? शॉर्ट पोम है भाई, हम पोम की ही बातें कर रहे हैं अभी तक सारी। तो वो एक्सप्रेस करेगी आपकी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को ऑफ अ सिंगल स्पीकर। ठीक है, मतलब भावनाएं यहाँ पे डोमिनेट करेंगी आपको। जैसे कोई आपको अपना दिल खोल रहा है ना, पर्सनल इमोशंस रिलीज कर रहा है, तो इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, ये सिर्फ फीलिंग होती है। ठीक है, तो लिरिक का जो है ओरिजिन अगर आप बात करो तो ग्रीक वर्ड है एक, जिसको आप लायर कहते हैं। ठीक है, यहां से जो है ये लिरिक वर्ड का ओरिजिन मिलता है और इसके सब टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ओड है, एलिजी है, सोनेट है। ठीक है, ये सब जो है इस लिरिक के जो है टाइप्स रहते हैं। और कॉन्फेशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री, ये भी जो है आगे आप देखोगे लिरिक पोइट्रीज है। ठीक है, इन सब में आपको है ना। कॉन्फेशनल बताइए किसने दिया था कॉन्फेशनल पोइट्री, ये भी आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। ऑड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स की लिरिक है भाई। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये भी बायरन ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस की। ओके, अब बैलेड क्या होता है? अब बैलेड आप देखोगे जिस कविता को आप एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट कैन बी, यू कैन नॉट परफॉर्म इट एग्जैक्टली, बट व्हेन यू रीड इट यू विल फील एज इफ मतलब कोई पर्टिकुलर स्टोरी आपकी आंखों के सामने घट रही हो, और जबकि वो पोम है।
वो प्रॉपर एक कहानी, वो कविता है प्रॉपर, ठीक है, तो मोस्टली लव, डेथ या सुपर नेचुरल के बारे में होती है। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई गाना गा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप दो तरह की जो है बैलेड आप याद रखेंगे, जैसे फोक बैलेड। फोक बैलेड क्या होता है, ओरली गाया जाता है, ठीक है। और लिटरेरी बैलेड क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक ऑथर उसे लिखता है, जैसे जॉन कीट्स ने बहुत सारे लिटरेरी बैलेड्स लिखे हैं, ठीक है। और फॉक बैलेड क्या होता है, ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है आपकी फैमिली में, सो द लेडी गैदरिंग है ना, जो गैदरिंग होती है ऑफ द लेडीज, उसमें क्या होता है, they sing their traditions, right, and they sing various number of songs जो कि आपकी पर्टिकुलर डायलेक्ट्स में रहते हैं और वो ही ऐसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका बैलेड। ये नैरेटिव फॉर्म होती है या सॉन्ग होता है जो एक ड्रामेटिक स्टोरी सुनाएगा, ठीक है, लव, डेथ या सुपरनैचुरल, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे जॉन कीट्स का बहुत फेमस है एक बैलेड, ठीक है, जॉन कीट्स का बहुत फेमस है एक बैलेड। तो आप याद रखेंगे कि हमारे दो तरह के बैलेड होते हैं, ठीक है। नाउ फॉक बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड। अब फॉक बैलेड में क्या है, बस वही है कि सब सुना रहे हैं, गा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोरी हमारे सामने घट रही हो, ठीक है, एक नाटक की तरह जो है, कविता है। अब लिटरेरी क्या है, जॉन कीट्स ने लिखे हैं भाई, आई मीन टू से इन्होंने लिखे हैं, हाँ जॉन कीट्स ने लिखे हैं, तो ये आप देखोगे ये रिटन फॉर्म में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओड क्या होता है। ओड में आप देखोगे ये फॉर्मल डिग्निफाइड लिरिक पोम है भाई, रिटन इन प्रेज ऑफ और मेडिटेशन ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। तो ओड में बेसिकली क्या होता है, ओड एक फॉर्मल या डिग्निफाइड लिरिक पोम होती है, ठीक है। इसमें मतलब कोई सीरियस सब्जेक्ट होता है और उस पर मतलब जो पोट है वो डीपली जो है सोच रहा है, और लिरिक से भी जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, लिरिक पोइट्री है, उससे भी ज्यादा एक एलिवेटेड फॉर्म है ये poetry का, जिसको आप ओड कहते हो, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक गंभीर विषय की या तो उसकी प्रेज की जा रही है या फिर उस पे एक डीप लेवल पे सोचा जा रहा है, तो वो ओड कैटेगरी में होती है वो वाली पोम्स, ठीक है। तो अब ओड्स में डिफरेंट डिफरेंट आपको पता ही है, हमारे पिंडारिक ओड्स बहुत फेमस हैं, ठीक है। पिंडारिक ओड्स में क्या होता है भाई, कौन बताएगा, इसका एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, ये भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड, है ना, स्ट्रॉफ, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड, है ना, वही वही वाला पिंडारी कोड होता है। अब जो होरेशियन ओड्स होते हैं वो आपके पर्सनल होते हैं। होरेशियन ओड्स क्या होते हैं आपके, पर्सनल या मेडिटेटिव आप इन्हें कह सकते हो, उनको आप होरेशियन ओड कहोगे। और इर्रेगुलर ओड्स क्या होते हैं, जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, साथ में आप इर्रेगुलर ओड्स भी पढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके ओड के टाइप्स, इर्रेगुलर ओड्स, ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ जो लिखते हैं उन्हें कह सकते हो, ठीक है। तो ओड आपको समझ आ गई कैसी पोइट्री होती है, सिंपल है, ठीक है। तो आप देखोगे जो ओड टू ओटम है, जॉन कीट्स ने 1819 जो ईयर था उसमें इतने सारे ओड्स लिखे, है ना। और आप देखोगे जो ओड टू ओटम उनका जो ओड था उसमें कितना डीपली एक्सप्लोर करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि, और जो क्रिटिक्स होते हैं वो उसे परफेक्ट पीस मानते हैं ओड्स में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ओड के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पिंडारिक होता है, होरेशियन होता है या इर्रेगुलर ओड, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एलिजी क्या होता है। एलिजी भी एक तरह की कविता होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पर ये ना एक शोक गीत होता है, मतलब यूजुअली ऑन डेथ ऑफ समवन, है ना, या किसी चीज का लॉस हुआ है। और इसमें भी आप देखोगे, मतलब जो भी आप पढ़ोगे कि एक एलिजी है तो उसमें 3 स्टेजेस होंगी, ठीक है। एक तो ग्रीफ, ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि जब भी एक एलिजी शुरू होगी तो उसमें ग्रीफ देखने को मिलेगा, बहुत दुख है पोइट को, बहुत दुख से जो है पोइट लिख रहा है। पर ग्रीफ के बाद, दुख एक्सप्रेस करने के बाद वो तारीफ करेगा, यानी कि वो प्रेज की तरफ चला जाएगा। इस पोम का जो रुख है ना, जो ट्यून है, जो उसकी
ट्रेजेक्ट्री है वो प्रेज की तरफ चली जाएगी, और प्रेज के बाद लास्ट में जो पोइट है वो कॉन्सोलेशन देगा, एक तसल्ली आपको देगा, ठीक है, कि भाई दुख हुआ, ठीक है, लेकिन फिर उसकी प्रेज करेगा, है ना, उसको मतलब क्या करेगा, वो एक इंपॉर्टेंस फील कराएगा कि वो किस तरह से जो है प्रशंसा करेगा उसकी, फिर कंसोल करेगा कि कोई बात नहीं, एक तसल्ली देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके एलिजी पार्ट से। तो एलिजी में हम देखेंगे कि जैसे सबसे ज्यादा फेमस एलिजी कौन सी है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अभी मैं आपको सबसे फेमस एलिजी का एग्जांपल दूं तो थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी नोज इट। कौन सी? ग्रे, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ठीक है, ये सबसे फेमस है एज ऑफ नाउ। एंड इसमें ग्रेवयार्ड में मतलब कॉमन लोगों के बारे में है, और यही इसका मैजिक है कि वो कॉमन लोगों के बारे में जो है लिखते थे, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखोगे जो क्लासिकल एलिजी कन्वेंशंस होते हैं वो यूजीसी नेट का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अब जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखी है, और आपकी टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखी है, पीबी शेले ने एडोनाइस लिखी है फॉर जॉन कीट्स, है ना, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस भी लिखी है, और इन सब में किसी न किसी लॉस को या डेथ को मॉर्न कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर एलिजी, और ये एक तरह की क्या है, कविताएं हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे सोनेट क्या होता है, हम फटाफट से कवर करेंगे ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम रेडी पॉइंटर्स हैं, टू द पॉइंट हमारे सेशंस रहते हैं, विदाउट एनी ब्ला ब्ला, है ना। तो यही खासियत है ऑफ गेट सेट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद अस। तो सोनेट क्या होता है भाई? सोनेट एक 14 लाइन की लिरिक पोम होती है, ठीक है, सबको पता है। इसमें क्या होता है, एक आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है, और एक ही थीम को मतलब ये लोग जो है कंप्रेस करके, मतलब एक बड़ी सी थीम को कंप्रेस करके जो है एक्सप्रेस कर देते हैं। और ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर फिक्स्ड फॉर्म है, पॉपुलर फॉर्म नहीं कहूंगी, पॉपुलर फिक्स्ड फॉर्म हम कहेंगे। और इसमें दो तरह के सोनेट्स आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका पेट्रार्कन सोनेट और एक आपका शेक्सपियरियन सोनेट, है ना। हमें पता है दो तरह के सोनेट्स हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। ठीक है, तो अब इनकी जो स्ट्रक्चरिंग है उसका कैसे डिफरेंस है। अब जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें एक ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव इज 8 लाइंस, उसके बाद 6 लाइंस सेस्टेट, उसके बाद आपको मतलब एक कंप्लीट सोनेट मिल जाता है 8 प्लस 6 लाइंस का। लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसका क्वेश्चन बनता है भाई कि शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका आंसर आपका रहेगा 3 क्वार्ट्रेन्स फॉलोड बाय अ कपलेट, ठीक है। और टर्न जो होता है, एक लास्ट जो कपलेट होता है उसमें टर्न दिखता है, टर्न। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, वोल्टा करके एक टेक्निक होती है सोनेट में, और वोल्टा का हमेशा क्या मतलब होता है, एक टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जिसको आप कहेंगे इट्स अ टर्न, मतलब फीलिंग्स एकदम से आपकी इधर बात हो रही थी एकदम से पलट जाती हैं फीलिंग्स, उसको वोल्टा कहते हैं। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आउट ऑफ सोनेट, ठीक है। तो पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, और पेट्रार्कन में ऑक्टेव सेस्टेट वाला स्ट्रक्चर हो गया, और शेक्सपियरियन में 3 क्वार्ट्रेन्स के साथ एक कपलेट आ गया, ठीक है। तो शेक्सपियरियन ने जैसे हमको पता ही है 154 सोनेट्स लिखे थे, और आज तक नहीं पता है कि उसने डार्क लेडी और वो फेयर यूथ था कौन, राइट। तो उस पर तो डिबेट हमेशा ही रहता है। तो सोनेट जो है सबसे ज्यादा टेस्टेड फॉर्म्स हैं आपकी यूजीसी नेट में, ठीक है। सिडने, स्पेंसर, जॉन डन, जॉन मिल्टन सब ने लिखे हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर सोनेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो ये था सोनेट के बारे में कि भाई 14 लाइन की कविता होती है, और ये इंपॉर्टेंट और फेमस सोनेट्स एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ पोम इन विच अ फिक्शनल कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू अ साइलेंट लिसनर रिवीलिंग देयर पर्सनैलिटी। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत फेमस है, पर ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप कहोगे कि कोई एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, और वो एक फिक्शनल कैरेक्टर एक साइलेंट लिसनर है, मतलब वो लिसनर कुछ बोल नहीं रहा है, वो बस सुन रहा है, और वो फिक्शनल कैरेक्टर उस साइलेंट लिसनर से बातें कर रहा है,
और जैसे ही वो फिक्शनल कैरेक्टर साइलेंट लिसनर से बातें कर रहा है, उन बातों ही बातों में वो फिक्शनल कैरेक्टर अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील कर देता है, अपनी पर्सनालिटी रिवील कर देता है अनजाने में। ठीक है, तो जैसे आपको याद आएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस था, राइट? यहाँ पे होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस था, बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है और हमें तो पता ही है ब्राउनिंग तो फेमस ही ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए, राइट? तो माय लास्ट डचेस में आप याद करोगे कि ड्यूक अपनी डेड वाइफ की मतलब पेंटिंग के बारे में इतना कैजुअली बात कर रहा है कि रीडर, यानी कि जो रीडर है वो समझ जाता है कि वो एज अ ड्यूक अपनी वाइफ पे कितना कंट्रोलिंग था और कितना डेंजरस था अपनी वाइफ, है ना? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट जो है वो खुद नहीं बोल रहा है कुछ भी, है ना? पोइट मतलब एक मास्क लगा के छिपा हुआ है, ठीक है, और उसने यूज किया एक फिक्शनल कैरेक्टर को, ठीक है, एक मास्क, एक पर्सोना यूज करता है वो, और उस फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू वो अपनी बातें एक कविता के रूप में लिख देता है, ठीक है। तो ब्राउनिंग क्या कहते हैं, आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत फेमस सी लाइन है अगर आपने पढ़ी हो तो, कि माय पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ मास्क, माय पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ मास्क, है ना? क्योंकि वो इस तरह से लिखते हैं कि बस बस उसका उनके अंदर की जो भाप होती है वो निकल जाती है, और वो फिक्शनल कैरेक्टर को यूज करके, है ना, राउंड अबाउट तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ मस्ट नो फॉर्म फॉर यूजीसी नेट आल्सो। इट हैज अ स्पीकर, है ना? तो 3 फीचर्स हैं भाई, इसके 3 फीचर्स हैं, और यही क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक स्पीकर कह सकते हो, एक साइलेंट ऑडिटर है या लिसनर है, और सेल्फ रेवलेशन है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या है? सेल्फ रेवलेशन है। सो आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके, इट विल बी अ लेंदी वन, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये 3 फीचर्स है। मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट नीड्स एफर्ट्स, है ना, टू ब्रिंग क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट कैन बी इजिली बॉट, बट क्वालिटी कंटेंट टू द पॉइंट, नो टाइम वेस्ट, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? तो प्लीज और कुछ मत कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल योर टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एग्जाम्स, और जो अभी बीपीएससी ट्री आ रहा है, एंड एवरी एग्जाम ऑफ यूपी, एमपी, एंड ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, अगर आपको मॉक इंटरव्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन मैसेज अस ऑन दिस नंबर, ठीक है? अभी एक नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन मैसेज अस, और आई एम ऑल्सो राइटिंग, you can text us and get your mock interview fixed, ठीक है? So that is also very economic, just to help you people, okay? We're not charging like a lot. Now free verse क्या होता है भाई? हमने ये सब पढ़ लिया ना ऊपर, हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया है। फ्री वर्स क्या होता है? अब फ्री वर्स में आप देखोगे इसमें कोई फिक्स्ड मीटर या राइम तो नहीं होती है, ठीक है? मतलब जो पोम नेचुरल तरीके से आप बोल रहे हो, जो ट्यून आ रही है वो अपने आप ही आ रही है, एक लय बन रही है, तो ठीक है, ठीक है? तो ये मॉडर्न पोइट्री का सबसे कॉमन फॉर्म है, फ्री वर्स। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि ठीक है, ये बेतरीब लिखना नहीं है, आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। मतलब इसमें भी रिदम हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, लाइन ब्रेक्स हो सकते हैं, इन सब का केयरफुल यूज होता है फ्री वर्स में, ठीक है? सो इट्स जस्ट दैट कि मतलब कोई फिक्स्ड मीटर या फिक्स्ड राइम नहीं है, इसीलिए फ्री वर्स कह रहे हैं। बाकी लाइन ब्रेकिंग है, इमेजिंग होती है, रिदम भी बन जाती है, ये सब तो हो ही जाता है, ठीक है? तो ये, और वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, राइट? दिस क्वेश्चन अगेन आई शुड हैव आस्क्ड यू टू पुट इन द कमेंट्स दिस आंसर, है ना? तो हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स? वॉल्ट विटमैन, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा था वो इतना रेवोल्यूशनरी पोम था अमेरिकन लिटरेचर में, कि उन्होंने मतलब राइम को एक पेज की तरह जो है छोड़ दिया था, ठीक है? तो अब आप देखोगे फ्री वर्स आपने पढ़ा कि कोई रेगुलर राइम या फिक्स मीटर नहीं होता है, नेचुरल रिदम होती है ऑफ स्पीच, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वॉल्ट विटमैन, जनक कौन है इस फ्री वर्स के भाई? वॉल्ट विटमैन, है ना? वो जो वही वॉल्ट विटमैन जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बहुत मजे से कि उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और जो एक सपोर्ट, एक जैक देते हैं पूरे अमेरिका को, और अमेरिका को मतलब अपना पूरा मतलब दिल से जो है उनका कनेक्शन है टू हिज कंट्री, ठीक है?
तो टी.एस. एलियट ऑल्सो द वेस्टलैंड इज अ फ्री वर्स। कितने लाइंस की पोम है? 433। किसने रिड्यूस किया था? इजरा पाउंड, है ना, इल मिगली और फाब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन। ठीक है, तो पेस्टोरल की बात करेंगे। पेस्टोरल क्या है? ये वाली पोम दैट आइडियलाइजेस द सिंपल पीसफुल लाइफ ऑफ शेफर्ड्स। अब यहाँ पे ना सिर्फ नॉर्मल जो चरवाहे होते हैं, उनके जीवन के बारे में है और कंट्री साइड के बारे में। ठीक है, मतलब बहुत आइडियल सी जगह होती है, उस परफेक्ट से तरीके से उसको लिखते हैं। जैसे गांव में आप जाते हो तो सबको सुंदर सुंदर लगता है, शांत होता है, सिंपल होता है, और सिटी की कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल अलग होता है ना। तो पेस्टोरल में हमेशा यही एक कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा कि एक इजी या सिंपल रस्टिक लाइफ वर्सेस द करप्ट कोर्ट लाइफ और करप्ट अर्बन लाइफ। ठीक है, तो ये पेस्टोरल होते हैं। अब क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत फेमस सा पेस्टोरल कविता है, लाइक पेस्टोरल थीम है ऑफ पोइट्री, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, और वर्जिल के इक्लोग, सबसे ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, आप याद रखेंगे वर्जिल के इक्लोग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से, अब हम आ गए हैं प्रोज सेक्शन। तो आई बिलीव कि आपने जो पोएट्री के सारे फॉर्म्स देखे हैं वो आपने अच्छे से जो है मेमोराइज कर लिए होंगे। ठीक है, और मेमोराइज के साथ साथ आपको एक एक्सप्लेनेशन जो है आपके दिलो दिमाग में जो है उतर गया होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स के साथ भी है। और आप टू द पॉइंटर्स में भी देख लेना कि कैसे कैसे, मतलब एग्जाम रेडी पॉइंटर्स हैं हमारे, उसमें सब कंक्लूड हो जाएगा, तो रिवीजन भी यही हो जाएगी। राइट, सो लेट्स गो फॉरवर्ड, मूव टू प्रोज। अब प्रोज क्या होता है? जैसे आप हिंदी में गद्य, गद्य कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, जिसमें कोई पोइट्री या रिदम या ट्यून नहीं होती है, सिंपल पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, लाइंस एंड पैराग्राफ्स। तो प्रोज में सबसे पहले आएगी आपकी नॉवल क्या होती है। तो नॉवल में आप पढ़ोगे एक लंबी सी प्रोज नैरेटिव होती है जिसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं की सोशल लाइफ को जो है दिखाया जाता है। या ये प्रोज का जो है सबसे जो ये वाला नॉवल है, ये नॉवल जो है ये प्रोज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोज इज अ नॉवल। ठीक है, तो नॉवल के आगे टाइप्स पता है हमें कि भाई बिल्डंग्सरोमन क्या होता है, या एपिस्टलरी लेटर फॉर्म, है ना। बिल्डंग्सरोमन में ग्रोथ दिखाते हैं कैरेक्टर की, गोथिक होता है, और फिर पिकारेस्क में क्या होता है, एक रोग हीरो के एडवेंचर्स होते हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नॉवेल्स होती हैं उसमें मतलब इनर थॉट्स होते हैं। राइट, जैसे जेम्स जॉयस ने लिखे हैं। ठीक है, और भी बहुतों ने लिखे हैं। नाउ नॉवेल की हम बात करेंगे। लॉन्ग प्रोज है, मतलब रिटन है, सिंपल है, लेकिन लंबा लिखा है, प्रॉपर है, मतलब पूरी स्ट्रक्चरिंग है इसकी। ठीक है, नैरेटिव है भाई, दैट टेल्स अ रियलिस्टिक स्टोरी, एक सच्ची घटना अबाउट कैरेक्टर्स इन अ बिलीवेबल सोशल वर्ल्ड। अब जरूरी नहीं है कि एक नॉवल में हमेशा आपको एक सच्ची घटना मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी बेस्ड ऑन a real event or not, but it looks like it's a realistic story happening लगती है। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो सोशल सेटिंग होती है उसकी, जो सोशल वर्ल्ड है वो बहुत रियलिस्टिक रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे। अब सबसे पहले आप एक चीज और याद रखना, जो सैमुअल रिचर्डसन थे उनका एक वर्क था पामेला ऑफ सैमुअल रिचर्डसन। तो इस पे यही आपका आंसर है। इंग्लिश में नॉवेल्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इंग्लिश का पहला नॉवल माना जाता है पामेला को। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को भी मतलब कह देते हैं, जो डेनियल डेफो ने लिखा था। तो ये भी मतलब एक डिबेट चल रहा है कि वेदर इट्स रॉबिन्सन क्रूसो और इट्स पामेला। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द नॉवल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकेंस, ये एग्जांपल्स हैं आपके फेमस नॉवेल्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से शॉर्ट स्टोरी क्या होता है। अब शॉर्ट स्टोरी देखो, नॉवल थोड़ा बड़ा था, ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें वही है, नॉर्मल आपकी राइटिंग है, लेकिन एक छोटी सी मतलब एक प्रोज नैरेटिव है जिसमें एक यूनिफाइड इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, मतलब एक स्टोरी है। ठीक है, इसमें एक सिंगल इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। जैसे आप खासकर, और जो यूनिटी वाला जो ये इफेक्ट है वो
एडगर एलन पो ने दिया था। एडगर एलन पो ने दिया था शॉर्ट स्टोरी वाला इफेक्ट, इसीलिए क्वेश्चन आता है एडगर एलन पो के शॉर्ट स्टोरी वाले कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी में मतलब सब कुछ जो है एक कंप्रेस्ड फॉर्म में आपको मिल जाता है, कैरेक्टर भी दिखते हैं, एक प्लॉट लाइन भी होती है, एक सेटिंग भी होती है, और कोई भी वर्ड मतलब या एग्जैगरेशन नहीं होती, जैसे नॉवेल्स में एग्जैगरेट कर दिया ना कहानियों को, वो नहीं होता। शॉर्ट स्टोरी में एक संक्षिप्त कला के जरिए आपको एक कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप देखोगे ओ हेनरी जो थे, वो एक बार वो जब जेल में थे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और जो बहुत फेमस हुई, जिनको मतलब ट्विस्ट एंडिंग के लिए जाना जाता है, आई मस्ट राइट हियर क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, ट्विस्ट एंडिंग के लिए ओ हेनरी की स्टोरीज को जाना जाता है। ठीक है, जैसे गिफ्ट ऑफ मैगी, ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो ओ हेनरी जब जेल में थे ना भाई, तब भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिख दी थी। ठीक है, और उनका जैसे असली नाम विलियम सिडने पॉटर है। ठीक है, तो हमें पता ही है जब वो जेल में थे तो उन्होंने इस स्टाइल से, ट्विस्ट एंडिंग वाले स्टाइल से बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज अपने नाम की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि छोटी एक कहानी होती है, और जेम्स जॉयस की एराबाय ये बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक छोटा ब्रीफ प्रोज नैरेटिव है भाई ये। ठीक है, दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल कैरेक्टर। यूजुअली यहाँ पे कैरेक्टर सिंगल रहता है, एक इवेंट होता है और मोमेंट टू क्रिएट एक सिंगल इफेक्ट निकालने के। ठीक है, मतलब ढेरों छोटी छोटी कहानियां नहीं होती इसमें, सिंगल स्टोरी होती है। ठीक है, चलिए नोवेला क्या होती है भाई फिर। अब नोवेला में आप देखोगे कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा लंबा खींच दो, नोवेला को आप शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा लंबा आप खींचेंगे तो वो, हाँ पर नॉवल से छोटा रखना, नॉवल तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप नोवेला को थोड़ा शॉर्ट स्टोरी से बड़ा करो, नॉवल से छोटा करो, तो ये जो निकल के आया ये नोवेला हो गया। ठीक है, तो साइज वाइज पता चल गया, मतलब एक मध्यम सा आप आकार दे दो ठीक है प्रोज नैरेटिव को। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट जो जो है होता है, और इसको डीपली जो है एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नोवेला है, वो आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, ताकि सबको पता चले, ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट भी पता चले। ठीक है, तो नोवेला बताएंगे सब अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा कौन सा लिखा गया था। समझ आ गया, नोवेला नॉवल से छोटा, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा। अ प्रोज नैरेटिव लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ फुल नॉवल, फोकसिंग टाइटली ऑन वन सिचुएशन। एग्जाम्पल होगा आर एल स्टीवेंसन का द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड, ये सबको पता है ना, सबने पढ़ा भी होगा अपने सीनियर सेकेंडरीज में। अब जो जोसेफ कॉनरेड है, उनका हार्ट ऑफ डार्कनेस वर्क है, वो भी एक नोवेला है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे क्या होता है, अ शॉर्ट पीस ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज। अब देखो ऐसे क्या होता है, एक पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद फिक्शन, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद ट्रूथ, दैट इज ये नॉन फिक्शन वर्क। ठीक है, तो ऐसे इसमें इसमें क्या होता है, ये प्रोज पीस है जिसमें जो राइटर होता है वो अपना पर्सनल व्यू पॉइंट जो है रखता है, या कोई आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो फादर हैं एसेज के, यूजुअली मतलब नॉर्मली ऑन अ वाइडर स्केल फादर जो हैं ऐसे के, वो कौन है, मोन्टेग, है ना। तो मिशेल दे मोन्टेग को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है भाई, ये कौन बताएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, पुट डाउन इन द कमेंट्स, वेरी सिंपल, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश ऐसे के फादर हैं। ठीक है, तो ये देखिए आ गए जिनकी बात कर रहे थे, बस बात कीजिए और हाजिर है जनाब, हाजिर हैं। ऑफ स्टडीज इनका बहुत फेमस, सिर्फ यही नहीं, इनके तो बहुत सारे ऐसे हैं, राइट। और जो आप देखोगे ऐसे जो मतलब अगर आप इसका एटिमोलॉजिकली मीनिंग इसका देखोगे तो फ्रेंच वर्ड होता है एक, इससे ये निकला है, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसका आप मीनिंग देखोगे ना, ऐसा ऐसा है मतलब इसका पर्टिकुलर, तो टू ट्राई समथिंग, ट्राई या अटेम्प्ट,
ये इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे वर्ड आपका निकला है कि आपको पता था आप ऐसे लिख रहे हो, कहाँ से आया, यहां से आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ऐसे वर्ड है आपका वो यहां से आया है, और जो मोंटेग हैं, जो जिनको हम फादर ऑफ एसेज कहते हैं, वो कहते हैं आई एम माई सेल्फ द मैटर ऑफ माई बुक। मिशेल दे मोंटेग कहते हैं आई एम माई सेल्फ द मैटर ऑफ माई बुक। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कुछ अपना पर्सनल व्यू पॉइंट उन्होंने अपने एसेज में लिखा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये बता रही हूँ फादर कौन है, इंग्लिश ऐसे के कौन है, नॉर्मल फादर किसको कहते हैं, ठीक है, और जनरल होल। तो वो सब आप नेट पॉइंट ऑफ व्यू और टीजीटी पीजीटी आपके एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। साथ में क्लास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू लेवल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? फर्स्ट पर्सन नॉन फिक्शन अकाउंट इन विच द ऑथर टेल्स द स्टोरी। तो इसको तो आप ब्रेक करके भी सीख सकते हैं। ऑटो, सेल्फ, बायो, लाइफ, ग्राफी, रिटन, ठीक है। सेल्फ के बारे में जो आपका मतलब रिटन पार्ट, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ योर लाइफ, इज ऑटोबायोग्राफी। लेकिन उस और ऑटोबायोग्राफी में मतलब फर्स्ट पर्सन, आई, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाली नरेशन रहेगी। और जो बायोग्राफी होती है वो कोई किसी की लिखता है। अब आप मुझे बताओ फिर से अलग से मेंशन करके कि 52 ऑथर्स की बायोग्राफी किस पर्टिकुलर ऑथर ने जो लिखी थी, ठीक है, जिनको मतलब बायोग्राफीज के फादर भी बोला जाता है, वो सब आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी कैसे अलग है ये देखेंगे। अब महात्मा गांधी की सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी है और उसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। और माया एंखेलो, इनकी है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फेबल क्या होता है। सबको पता है ना ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, तो आई एम नॉट फोकसिंग मच, इट्स वेरी सिंपल। अब फेबल में आप देखोगे कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे वो स्टोरी चलती जाती है, जैसे वो स्टोरी खत्म होने वाली होती है, तो वो सबको एक सबक दे जाते हैं, एक मोरल मिल जाता है, ठीक है। तो फेबल जो होती है उसमें क्या हो रहा है कि जानवर कैरेक्टर्स होते हैं, जानवरों को कैरेक्टर्स बना रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम एक फेबल में और एक पैराबल में क्या डिफरेंस? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और फेबल और पैराबल का डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। तो फेबल क्या हो रही है? इसमें तो जानवर जो है वो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पैराबल क्या होती है? पैराबल में इंसान कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब प्रॉपर इंसान ही कैरेक्टर है, लेकिन लास्ट में ये जो स्टोरी है ना, मतलब इसका एक डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग जो है लास्ट में देकर जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा फेबल्स और इन सब का कनेक्शन जो है एसॉप का है, अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि ये खुद एक स्लेव थे। एसॉप जो थे वो खुद मतलब अगर आप बात करें हम यहाँ पे एंशियंट ग्रीस की, वो एक खुद जो है एक स्लेव थे, और जो उनकी फेबल्स हैं वो हमेशा पावरफुल लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फेबल मतलब वीक लोगों का वेपन है पावरफुल के अगेंस्ट। इजीली समझोगे तो ऐसे समझ आएगा। तो यही देखो कि फेबल, पैराबल, और अब एलिगरी सीखोगे आप, ठीक है। इसको एक और आप यू कैन ऑल्सो पुट अ पॉइंट हियर, इसको एलिगरी से भी हम डिफरेंशिएट करेंगे कि फेबल कैसे पैराबल से अलग है और एलिगरी कैसे दोनों से अलग है, ठीक है। तो एलिगरी में जो होती है ना, हम आगे अभी आ ही रही है एलिगरी, तो इसमें आप देखोगे भाई जो कहानी होती है इसमें वो दो लेवल्स पे चल रही होती है। एक तो उसका मतलब जो ऊपरी कहानी है सतह पर, सरफेस लेवल स्टोरी, और जो उसके अंडरनीथ हो रहा है, या मतलब जो सरफेस लेवल की स्टोरी को दिखा के मीनिंग जो है ना उसका वो डीपर है, वो अंडरनीथ मीनिंग है, वो इम्प्लाई कुछ और कर रही है, शब्द कुछ और है, मतलब कुछ और है।
तो इसको आप कहोगे इट हैज डबल मीनिंग। हाँ, बिल्कुल। तो वही डबल मीनिंग वाली बात। तो जब जब एलिगरी वर्ड आपके सामने आता है तो तब तब आप अपनी सिंपल भाषा में कह सकते हैं डबल मीनिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका सरफेस लेवल अलग है, सरफेस वर्सेस डीपर लेवल ऑफ लाइक एक्चुअल लेवल जो है, एक्चुअल इंसाइट इस लेवल की दी जा रही है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। जैसे एनिमल फार्म जो है वो सरफेस पे एक फार्म की स्टोरी है, लेकिन वो एक्चुअली जो है रशिया के पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज कर, है ना, ऑफ सोवियत रशिया, है ना। तो ये रहा एनिमल फार्म, ये बहुत फेमस क्या है, एलिगरी है। और ये क्वेश्चन भी बनता है ना भाई, जॉर्ज ऑरवेल की सबसे फेमस एलिगरी बताओ, तो एनिमल फार्म। ठीक है, चलो। और ये जॉन बुनियन की हमें पता ही है, बहुत फेमस है, क्या नाम है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना। वो कैसे कैसे कहीं कहीं से निकल कर जाते हैं और लास्ट में जो है कौन पहुंच पाता है उधर, है ना, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसमें गुड हार्ट एंड वो सब, एक लेडी होती है, एक क्रिश्चियन होता है, तो वो सब बहुत फेमस सी इनकी फेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सटायर क्या होता है। सटायर लिटरेरी वर्क होता है जो ह्यूमर यूज करेगा, है ना, हंसी मजाक का माध्यम होगा, लेकिन उसमें एक आयरनी होगी और वो रिडिक्यूल कर देगा ताकि वो एक्सपोज कर दे ह्यूमन फुलिशनेस को। तो ये एक तरह का व्यंग होता है, या आप कह सकते हो ये ह्यूमर और रिडिक्यूल तरीके से जो है, मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंटली यूज करके, और किसको सेटराइज कर रहा है, ह्यूमन फुलिशनेस को। तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस सटायर आप मुझे बताएंगे जोनाथन स्विफ्ट का है, कौन सा है, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल में आ गया है वो? नहीं, इसमें तो नहीं आया है। आप मुझे बताओ, सबको पता है कि भाई स्विफ्ट ने क्या सजेस्ट किया था कि आयरिश बेबीज को खा जाना चाहिए, खा लो आयरिश बेबीज खा जाओ, है ना। तो ये एक सजेशन था, एक मतलब ये रियल नहीं था, उनका कहने का मतलब कुछ और था, पर कुछ और कहकर, है ना, मतलब ताकि यहाँ लगे और यहाँ से निकले, मतलब ऐसा दर्द एक्सप्रेस वो सेटायर्स के कर रहे हैं, है ना। तो जोनाथन स्विफ्ट का है, सबको पता है, लिख दो कमेंट्स में कौन सा है। ठीक है, चलिए। अब फेमस सटायर कौन कौन से हैं, सबको पता है। हाँ, तो जो होरेशियन सटायर आपके होते हैं वो थोड़े प्लेफुल, एक टीजिंग मैनर में, या फिर होरेशियन की बात हो रही है, वो जेंटल होते हैं भाई, होरेशियन सटायर। ठीक है, प्लेफुल या जेंटल मैनर में होते हैं, जैसे जोसेफ एडिसन कर रहे हो, सिंपल है। लेकिन जो जुवेनाइल सटायर होते हैं, है ना, दूसरा तरीका है व्यंग कसने का, जिसको आप जुवेनाइल सटायर कहते हैं, ये थोड़ा हार्श होता है, ये सॉफ्ट है, ये हार्श वे है सटायर, ये हार्श है। ठीक है, तो इसमें मतलब एंग्री मूड भी दिखेगा, एक बिटरनेस भी आपको जो है दिखेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप जोनाथन स्विफ्ट कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल में आप एडिसन कह सकते हो। ठीक है, तो ये सटायर्स पता चल गए। और एक मिनीपियन सटायर भी होता है ना, वो भी हम याद रखेंगे, एक मिनीपियन सटायर भी होता है, लेकिन फेमस ये वाले सटायर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आ रहा है सेशन में। ओके, मजा आ रहा है तो ऑफ कोर्स सेशन को शेयर कर देना और लाइक करना। ठीक है, सो दैट आपको फटाफट से सारा जो है लिटरेचर का जहां जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन सेंड अस ऑन लाइक व्हाट्सएप ऑन द क्वेरी numbers, you can, or you can mail us, or you can simply put in the comments, ठीक है, whichever exam you're preparing and wherever you're facing any level of difficulty। ठीक है, क्योंकि हमने अभी लास्ट में थोड़े दिन पहले केवीएस एनवीएस से रिलेटेड भी राइटर्स जो है सब्जेक्टिव लेवल के लिए हमने पढ़ाए थे कि भाई सब्जेक्टिव अटेम्प्ट्स कैसे करने हैं इन राइटर्स के। सो दे वर, द लेक्चर्स वर फ्री एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो विजिट देम, पूरा अमेरिकन लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर की पूरी पूरी सारे सारे राइटर्स एक ही वीडियो में हमने कवर किए, उनके सभी मेजर वर्क्स। अब गोथिक फिक्शन देख लो, गोथिक फिक्शन में क्या होगा, गोथिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि अब डरने का समय आ गया है। ठीक है, एक खंडर सा महल आ रहा है आपके सामने, ठीक है, और अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, आप महल की तरफ जा रहे हो, और बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, या आंधी तूफान जैसा है।
टोटल है ना, टोटली इस तरह का माहौल है। तो साइकोलॉजिकल फियर आपका जनरेट हो रहा है ना। और ये मिस्ट्री, ये हॉरर जो हैं, ये लिटरेरी पेरेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज की? गॉथिक फिक्शन की। एक ऐसा गद्य, एक ऐसा काम जिसमें भय का वातावरण रहेगा, द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्रेड, द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्रेड। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, सबको पता है गॉथिक फिक्शन है। मैरी शेली बहुत फेमस है फ्रैंकेनस्टीन के लिए भाई, और एमिली ब्रॉन्टे बहुत फेमस है वुदरिंग हाइट्स के लिए। ठीक है, और एक सुपरनैचुरल मतलब एक एक्सपेरिमेंट उनका भी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का, क्रिस्टाबेल, वो भी बहुत फेमस है ना, वो भी गोथिक टोन पर जाता है। ठीक है, तो गोथिक फिक्शन में टाइप ऑफ फिक्शन दैट क्रिएट्स मिस्ट्री एंड फियर थ्रू डार्क सेटिंग्स होती हैं, सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल फियर जनरेट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोज के टाइप्स। प्रोज के सभी टाइप्स जो कि आपको फ्लो चार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्प्ले किए थे, वो सभी हम समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्वागत करते हैं बड़े धूमधाम से ड्रामा का। अब ये ड्रामा क्या होता है? ड्रामा वही होता है कि भाई उस रिटन फॉर्म को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले ट्रेजेडी आ जाएगा, सीरियस प्ले इन विच द मेन कैरेक्टर सफर्स अ ग्रेट डाउनफॉल हो जाता है भाई उसका, यूजुअली बिकॉज ऑफ अ फैटल फ्लॉ। क्यों? देखो ट्रेजेडी में मतलब एक बड़ा और एक मतलब सीरियस सा प्रोटैगनिस्ट होता है, और वो जो बंदा होता है ना, जो हीरो होता है स्टोरी का, उसमें एक घातक दोष छिपा हुआ है। उस घातक दोष को उसकी जो वो सबसे सुपर बैड क्वालिटी है ना, जो उसका इतिहास खराब कर देती है, उसको आप क्या कहेंगे? हमार्शिया। अब ये सब आपकी ना मतलब लिटरेरी टेक्निक्स और डिवाइसेस में जो है हम चले गए हैं, उनके लिए हम स्पेशल लेक्चर रखेंगे, वो सब आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी भाई, जितनी भी आपकी हैं सब, लिटोट्स, डायकूब और आपके जेउगमा, सारी जो नोन है, अननोन है, कैनोनिकल है, नॉन कैनोनिकल है, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अमर्शिया की वजह से जो है यहाँ पे एक बड़ा सा नायक बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, और लास्ट में उसको पिटी और फियर भी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसी को हम एरिस्टोटल ने क्या बोला है? कैथारसिस। लास्ट में जो पिटी और फियर जनरेट हुआ है ना बिकॉज ऑफ हमार्शिया, मतलब हमार्शिया तो खैर उसका ट्रैजिक फैटल फ्लॉ था। ठीक है, लेकिन स्टोरी के लास्ट में जब सब तहस नहस हो गया है, तब वो पिटी फियर कर रहा है, तो उसको एरिस्टोटल ने कैथारसिस बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ एरिस्टोटेलियन टर्म्स होती है जैसे हमार्शिया, कैथारसिस और एनेग्नोरिसिस। एनेग्नोरिसिस क्या होता है? रिकॉग्निशन, एकदम से किसी चीज का पता चला, अच्छा ऐसा था, और जबकि उसको पता नहीं था वो पहले। और पेरिपेशिया क्या होता है कि किस्मत ही बदल जाना, किस्मत ही रिवर्स मोड ले लेती है, तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को हम पेरिपेशिया कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रेजेडी के कुछ की एलिमेंट्स हैं जो अरिस्टोटल ने दिए थे, जो मैंने आपको अभी बताए हैं। पर ट्रेजेडी क्या होती है कि भाई उसमें एक बड़ा सा एक नायक होता है, एक कैरेक्टर है जिसका बहुत ऊंचे लेवल पे होता है, और उतनी ही गहरी उसकी डाउनफॉल होती है। ठीक है, तो ये ट्रेजेडी था। सबसे फेमस ट्रेजेडीज किसने लिखी है आप बताएंगे? ठीक है, ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर ने। कॉमेडीज की बात करेंगे, कॉमेडी क्या है भाई, किस तरह का नाटक होता है? तो ये भी एक ड्रामेटिक वर्क होता है जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, तो मतलब यूजुअली जो शेक्सपियरियन कॉमेडीज हैं, जो शेक्सपियर का आपका लेक्चर आने वाला है उसमें हम सारा समझ जाएंगे कैसे कैसे जो शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं वो दे यूजुअली एंड इन मैरिजेस, है ना, मतलब लॉन्ग लव लॉस्ट जो था लोगों का, वो सब मतलब दे आर फाइनली यूनाइटेड एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग यूजुअली, सो इट्स अ कॉमेडी। ठीक है, नाउ डीलिंग विद ऑर्डिनरी पीपल एंड यूजिंग विट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रोमांस। इसमें सिंपल रहता है बट दे ऑल्सो गिव यू अ लेसन। ठीक है, तो लव प्लस हैप्पी एंडिंग शेक्सपियर की हमने देखी है रोमांटिक कॉमेडी में। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसने किया है? ये किया है बेन जॉनसन ने। कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसने लिखा है? बताएंगे कोई? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी। तो ये कॉमेडीज हैं, और कॉमेडी क्या करती हैं, मतलब बिजार सीन्स क्रिएट करती हैं, एडेड कॉस्ट्यूम्स होते हैं, एग्जैक्रेटेड मास्क्स होते हैं, और मतलब
एरिस्टोफेन्स को आप जरूर याद रखिए, इसमें कॉमेडी के जो जनक हैं, ठीक है, जो आ, आपके बिल्कुल एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टाइम्स जो थे आपके, उस टाइम पे जिन्होंने कॉमेडीज शुरू की थी, एरिस्टोफेन्स को आप याद रखें। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे और कॉमेडी आपको पता ही है कि क्या होती है। नेक्स्ट, ट्रेजी कॉमेडी। अब ट्रेजी कॉमेडी क्या है, सबको ही पता है, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी की एक ब्लेंडिंग करके निकलता है ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, ट्रेजी कॉमेडी में मतलब दोनों एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत दुख मिलेगा और वहीं साइड में बैठ के कोई हंस रहा, तो वो केयरफुल मिक्सचर है भाई, वो एक सॉल्यूशन है, वो एक मिक्सचर है, जहां पे मतलब ना आपको प्योर ट्रेजेडी लगेगी ना प्योर कॉमेडी लगेगी, तो हाइब्रिड हो गया है ना। तो बस वही है आपकी ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, मतलब एक फुलिश बिहेवियर जो है कॉमेडी क्रिएट करती है, साथ में जो है ट्रेजेडी हो रही है, मतलब लाइफ में मीनिंगलेसनेस भी लग रही है। ठीक है, तो ये है। और आपको पता है वेटिंग फॉर गोडो जो है वो एक ट्रेजी कॉमेडी है, जिसमें लाइफ की मीनिंगलेसनेस एक ट्रेजेडी के रूप में है, और साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ हास्यपूर्ण चीजें कर रहे हैं, तो कॉमेडी भी क्रिएट हो रही है। तो वेटिंग फॉर गोडो इज अ ट्रेजी कॉमेडी। हु इज रिटन इट? सैमुअल बेकेट। परफेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर है शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट भी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है, राइट, तो बहुत सारे हैं इनकी, और सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गोडो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गोडो कभी आया या आकर चला गया? राइट, है ना, वेटिंग फॉर गोडो, क्या वो वेट ही करते रहेंगे? ठीक है, फार्स। चलिए बताइए फार्स क्या होती है। फार्स में ना मतलब जल्दी जल्दी इवेंट्स होते हैं, है ना, तो इसमें आप एक एग्जैगरेशन देखोगे, इसमें कॉमेडी बहुत फास्टर लेवल पे एक फास्ट पेस के साथ जो है डेवलप होती है, इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ या सोशल कमेंट्री नहीं होती, इसमें सिर्फ एक हंसी होती है। ठीक है, मतलब फिजिकल तरीके से आपको विजुअल कॉमेडी दिखती, बेसिकली आप ये कहो। ठीक है, और एब्सर्ड सिचुएशंस होती हैं और लोग उन पे हंसते हैं। अब मोस्ट फेमस कॉमेडीज मतलब फार्सेस, जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी हो गई आपकी, है ना, तो ये सब जो है आपकी फार्स में आती हैं। ठीक है, तो ब्रॉड कॉमेडी दैट रिलाइज ऑन एग्जैगरेटेड सिचुएशंस, फिजिकल ह्यूमर एंड इम्प्रोबेबल मिक्स अप फॉर लॉफ, है ना, कोई पर्टिकुलर मतलब एब्सर्ड सिचुएशन है कि लोगों को हंसी आए, यार भाई ये क्या कर रहा है, थोड़ा उस तरह का, तो उसको आप फार्स वाले लेवल पे लेके जाओ। ठीक है, तो ये फार्स जो है ये भी आपका फ्रेंच ओरिजिन है, फारसीर करके कुछ वर्ड होता है, उससे ये ओरिजिनेट। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट योर फार्स। नाउ विल टॉक अबाउट मोरालिटी। इसमें एग्जांपल्स आप देख लीजिए साथ में, ब्रैंडन थॉमस का चार्लेज आंट वेरी फेमस फार्स है ये। ठीक है, और शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स। मोरालिटी प्ले क्या होता है, ये बहुत पहले के जमाने में होता था, जब होती थी मिस्ट्री मिरेकल प्ले, उनके साथ होती थी प्ले, राइट। तो हमने पढ़ा है ना कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर की, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, है ना, तब हमने पढ़ा था। आई थिंक आपकी बैरन एज के आसपास, एज ऑफ रिवाइवल के दौरान ये सब हो रहा था, तभी हमने ये सब पढ़ा था। तो मिडिवल एलिगरी ड्रामा वेयर कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट वर्च्यूज एंड वाइसेस फाइटिंग फॉर द ह्यूमन सोल, एवरी मैन सबसे इंपॉर्टेंट मोरालिटी प्ले है ना। तो इसमें मतलब जो लोगों के नैतिक गुण होते हैं या कोई दोष होता है, उनको एक एलिगरी के तरीके से भी मतलब एक ड्रामेटिक फॉर्म दे दी जाती है। ठीक है, तो गुड डीड्स जो हैं ये सिखाया जाता है फिर लास्ट में, कि मोरल दिया जाता है अल्टीमेटली कि भाई गुड डीड्स साथ में जाती। तो जैसे एवरी मैन में आप देखोगे कि जब एवरी मैन मरने वाला होता है, तो जो सब साथी होते हैं उसके साथी में कौन कौन आएंगे, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी किंड्रेड, आपकी गुड डीड्स, आपकी बैड डीड्स, तो बेसिकली आपकी कोई जो है साथ नहीं जाता है उसके, सिर्फ उसके अच्छे कर्म, उसके गुड डीड्स एवरी मैन के साथ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मोरालिटी प्ले है, इसने आपको एक मोरल दे दिया है, इसलिए आप इसको मोरालिटी प्ले कहोगे। और ये मिडिवल ड्रामा, ये अभी का नहीं है भाई, ये मिडिवल ड्रामा का पार्ट है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है
अपने कंप्लीट लेक्चर, जो हमने कंप्लीट समरी देखी है ब्रिटिश लिटरेचर की, पार्ट 1 और पार्ट 2, जस्ट 2 वीडियोस हैं, आपको पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई कि कब कौन आया, क्या क्या फीचर्स थे उस एज के और ये सब। ठीक है, और हमें पता है कि जो मिरेकल और मोरालिटी और मिस्ट्री प्ले है, ये नेट का फेवरेट पार्ट है ना, यूजीसी नेट में फेमस पोर्शन है। मास्क पढ़ेंगे, इलेबोरेट रेनाइसा कोर्ट एंटरटेनमेंट कंबाइनिंग पोइट्री भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है और एलिगोरिकल स्पेक्टिकल भी है। किसमें? मास्क में। तो ये भी एक ड्रामा हो रहा है भाई। इस ड्रामा में कहीं गाना आ रहा है, कहीं पे आपकी नॉर्मल डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, कहीं पे कुछ करके दिखाया जा रहा है, मतलब सब कुछ मिक्स अप, सूप बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे कि विजुअल स्पेक्टिकल है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, मजा आ रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से, मतलब ये यूजुअली जो ये मास्क होता है ये किंग के कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, मोस्टली किंग्स और नोबल लोगों के लिए ये परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और एंटी मास्क क्या होता है भाई? जो एंटी मास्क होता है जिसमें पहले से मतलब कुछ एविल फोर्सेस होती हैं या बुरी ताकतें होती हैं, वो दिखती हैं, फिर हीरो जो है उन्हें अल्टीमेटली डिफेंड मतलब डिफीट करता है और अच्छी ताकतें जो है जीत जाती हैं, है ना। तो एक मिनी बैटल होता है गुड वर्सेस एविल का एक मास्क में, और मास्क बेन जॉनसन के मास्क बहुत फेमस है ना, इफ यू रिमेम्बर। और एक आर्किटेक्ट थे इनिगो जोन्स के आपने जो है कोर्ट मास्क्स जो है वो मिलकर बनाए थे बेन जॉनसन के साथ। ठीक है, तो वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट वी विल सी बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है। अब जो बिल्डिंग्स रोमन होता है, दैट इज अ नॉवल दैट ट्रेसेस अ कैरेक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। एक जर्नी है बचपन से अडल्टहुड तक की, बोथ मोरली एंड इमोशनली ये चीजें होती हैं। तो इसमें एक ग्रोथ दिख रही है कैरेक्टर की, बचपन से और जवानी तक की एक ग्रोथ है। इसमें शार्लट ब्रॉन्टे का जेन आयर एक बिल्डिंग्स रोमन है ना, कैसे कैसे उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब हार्डशिप्स फेस की थी, है ना। तो वो सब ब्रॉन्टे ने जेन आयर के वाले टेक्स्ट में लिखा है। और चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी एक बिल्डिंग्स रोमन है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक कैरेक्टर कैसे बचपन से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग अगर आप एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है शिक्षा या विकास, डेवलपमेंट, बिल्डिंग बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और रोमन क्या होता है? रोमन हम नोवेला, नॉट नॉवेला, नॉवल या उपन्यास आप कहोगे, तो एक ऐसा नॉवल जिसमें हीरो या हीरोइन बचपन से बड़े होते हैं। ठीक है, और उनके मोरल स्ट्रगल्स, इमोशनल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल सब दिखाए जाते हैं, है ना। तो हमें पता ही है कि जेन आयर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, ये सब के आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये सब के सब जो हैं बिल्डिंग्स रोमन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया, बहुत सिंपल चीज है। अब एपिस्टोलरी नॉवल को आप देखो क्या है, अब लिखे जो खत तुझे, है ना, तो वही है एपिस्टोलरी नॉवल। जब नॉवल को खत के रूप में लिखा जाता है, इट इज रिटन एज अ लेटर, इट इज रिटन एज अ लेटर, अ नॉवल टोल्ड entirely थ्रू लेटर्स और डायरी एंट्रीज रिटन बाय द कैरेक्टर्स। तो एपिस्टोलरी हो गया। सबसे फेमस एपिस्टोलरी राइटर है सैमुअल रिचर्डसन, उनका वर्क पामेला। और सैमुअल मैरी शेली का एक वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, ये भी एपिस्टोलरी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखोगे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो मैरी शेली यूज करती हैं वाइल राइटिंग फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, और ये मतलब अल्टीमेटली इनको प्राइज मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो एक कंपटीशन के दौरान इन्होंने ये लिखी थी और शी इज अवॉर्डेड फॉर दैट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? सिंपल सी बात है, एक टेक्निक होती है जिसमें मतलब एक ऑथर जो लिख रहे हैं वो मतलब किसी कैरेक्टर के दिमाग में घुसकर अपने शब्दों को लिख डालते हैं या कर डालते हैं, कुछ ऐसा। तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। मतलब जब ऑथर उस कैरेक्टर की जो मेंटल थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो खुद के ऑथर के हो। ठीक है, मतलब ऑथर के खुद के हो, तो इट इज जस्ट द इंटरनल थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर
पेन्ड डाउन इन द नॉवल एज इट इज, तो उसको आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहोगे, ठीक है। इसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर के अनफिल्टर्ड थॉट्स होते हैं, और वो एक स्ट्रीम, जैसे आप कहते हो ना स्ट्रीम, आप धारा को कहोगे, एक बहाव है ना, एक पर्टिकुलर धारा हो रही है ना, एक पर्टिकुलर मतलब स्ट्रीम है ऑफ द थॉट्स। तो जेम्स जॉयस का वर्क है यूलिसेस, एंड वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे, वेरी इंपॉर्टेंट और कैरेक्टराइज्ड फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जब सब कुछ आप देखोगे जहां सब कुछ कंट्रोल में है, बहुत सारा मतलब लोगों को कोई फ्रीडम नहीं है, और ह्यूमंस को डीह्यूमनाइज किया गया है, मतलब एक तरह से डिस्टोपिया। आजकल आप देखोगे जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, दे आर लाइक हैविंग रिसर्च ऑन डिजिटल डिस्टोपिया, है ना, अलग अलग तरह के डिस्टोपिया पे रिसर्च हो रही है आजकल। तो डिस्टोपिया वर्सेस उटोपिया, उटोपिया ड्रीम लैंड और डिस्टोपिया आपका डिवास्टेटेड डिफीटेड लैंड, है ना। तो ये एक वार्निंग है भाई, एक चेतावनी है प्रेजेंट ट्रेंड्स के बारे में कि किधर को जा रहे हो, सब तहस नहस हो जाएगा। तो बस उसी को आप डिस्टोपियन फिक्शन कहोगे, जब कोई टेक्स्ट, जब कोई ड्रामा आपको अवेयर कर रहा है कि देखो ये हो रहा है और ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अ स्टोरी सेट इन अ डार्क इमेजिनरी फ्यूचर सोसाइटी दैट इज ऑप्रेसिव एंड डीह्यूमनाइजिंग, वार्निंग अगेंस्ट रियल डेंजर्स। तो ऑवेल का 1984 और ऑल्डुअस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिस्टोपियन है ना। और मार्गरेट एटवुड का कौन सा वर्क है डिस्टोपियन? कौन सी टेल? कौन सी टेल? हैंडमेड टेल, राइट। और एक और है ना, एक और आप देखोगे रे ब्रैडबरी का फ़ारेनहाइट, देयर आर मेनी यूजुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टोपियन फिक्शन। अब मैजिकल रियलिज्म ये किसने दिया था भाई? कौन बताएगा? ये सिंपल सा है, मैजिकल रियलिज्म किसने दिया था? सलमान रश्दी जो है, उनके वर्क्स में ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मैजिकल रियलिज्म जो है, रश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रन उनका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें वो टेलीपैथिक पावर्स की बात करते हैं और इंडिया की इंडिपेंडेंस मतलब उसके साथ साथ चल रही है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है उसके साथ जादू ब्लेंड हो रहा है, तो इतिहास और जादू यहाँ पे ब्लेंड होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कहोगे एक मैजिकल रियलिज्म टेक्निक है ये, नैरेटिव दैट मिक्सेस मैजिकल या सुपरनैचुरल को मिक्स कर देते हैं इनटू अदरवाइज रियलिस्टिक वर्ल्ड, रियलिस्टिक वर्ल्ड में मैजिक आ जाए, ये दोनों चीजों का फ्यूजन है, ठीक है। एज इफ दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, और ऐसा लगता है अच्छा क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है, वो दर्शाते ऐसे हैं मानो ये बिल्कुल नॉर्मल हो। तो सबसे फेमस वर्क रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन मैजिकल रियलिज्म दिखाता है, मतलब दर्शाया इस तरह से गया है कि रियल है पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैजिकल रियलिज्म है। नाउ गाब्रियल गार्सिया मार्केस का 100 Years of Solitude, इट्स अगेन अ मैजिकल रियलिज्म बेस्ड वर्क। इसमें मतलब ये एक तरीका है ऐसे वर्क लिखने का, ड्रामा लिखने का, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया ही था कि कुछ एग्जाम रेडी पॉइंटर्स जो हैं हम आज लेकर आए हैं आप, ताकि आपके क्विक रिवीजन हो सके, ठीक है। तो एपिक आपने पढ़ा क्या होती है भाई? लॉन्ग हीरोइक एंड नैरेटिव पोम होती है, ये एग्जाम्पल्स हैं। लिरिक क्या होती है? पर्सनल है भाई, ठीक है, पर्सनल फीलिंग्स है इसमें, जैसे ओड टू नाइटिंगेल हो गई। बैलेड क्या होता है? नैरेटिव पोम पर एक स्टोरी है, स्टोरी फील हो रही है इस पोम में मेरे को, ठीक है। लबैये दामे सांस मर्सी, द ब्यूटिफुल मेडन विदाउट मर्सी, सांस इज विदाउट, इज मर्सी, सो दिस इज अ स्पेनिश टाइटल, है ना। तो द ब्यूटिफुल वुमन, द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट एनी मर्सी, है ना, उसने कोई तरस नहीं खाया उस लवर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, दिस इज एन ओड। व्हाट इज एन ओड एग्जैक्टली? इट्स अ फॉर्मल लिरिक, प्रेज या मेडिटेशन, है ना, प्रेज भी हो सकती है या एक डीप इनसाइट मेडिटेशन भी हो सकती है। और टू ऑटम कीट्स का बहुत फेमस ऑड है, एक सिंपल एग्जांपल में दे रही हूँ। एलिजी आपको पता ही है, मॉर्नफुल पोम लिमेंटिंग डेथ या कोई लॉस, जैसे लिसिडस इन मेमोरियम। सोनेट हमने पढ़ा, एक 14 लाइन लिरिक, किसमें, लेकिन आप सोनेट में देखो एक प्रॉपर मीटर फॉलो हो रहा है,
दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें से ही आते हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। डी ट्रिपल एस में भर भर के आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो शेक्सपियर के सोनेट्स, नॉवल, नॉवल में लॉन्ग रियलिस्टिक प्रोज नैरेटिव जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ब्रीफ होती है, छोटी होती है, एक छोटा मतलब एक नॉर्मल स्टोरी होती है, बहुत एक्सैगरेटेड नहीं होती, जैसे एराबाई और द गिफ्ट ऑफ मैगी। नेक्स्ट, ऐसे क्या होता है, नॉन फिक्शनल वर्क है भाई, पर्सनल आर्ग्यूमेंट, व्यू पॉइंट लिखा गया है। और फ्रांसिस बेकन ऑफ मैरिज, ऑफ ट्रैवल, ऑफ स्टडीज, बहुत सारे फेमस एसेज हैं उनके, ठीक है। अब सटायर क्या होता है, सटायर क्या करेगा, रिडिक्यूल करेगा, क्या दिखाने के लिए, हमारी मतलब ह्यूमन फॉलीज दिखाने के लिए। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स सबसे फेमस सटायर है जॉनथन स्विफ्ट का, ठीक है। एलिगरी क्या है, स्टोरी विद हिडन मोरल मीनिंग। सरफेस लेवल पे बात कुछ और है, डीपर लेवल पे बात कुछ और है, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियंस वर्क। गॉथिक फिक्शन में मिस्ट्री, हॉरर, डार्क एटमॉस्फेयर, मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन, तो ये गॉथिक फिक्शन है ना। ट्रेजेडी देखोगे तो हीरो फॉल्स ड्यू टू फैटल फ्लॉ, उसका एक फ्लॉ है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है और वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये हैमलेट, ओडिपस रेक्स एंड ऑल आर ट्रेजेडीज। कॉमेडी, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड हैप्पीली, इसमें विट, इसमें बहुत दिमाग से आप देखोगे कैरेक्टर्स खेलते हैं आपस में, ठीक है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, दीज आर ऑल कॉमेडीज। फार्स, स्लैपस्टिक कॉमेडी हो गई, इम्प्रोबेबल सिचुएशंस, है ना, एब्सर्ड सिचुएशंस पे आपको हंसी आती है और बहुत जल्दी जल्दी प्लॉट प्रोग्रेस करता है, उसका फार्स का हो गई। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है शेक्सपियर की। ट्रेजी कॉमेडी, ये ब्लेंड करेगी आपकी ट्रेजिक प्लस कॉमिक, इन दोनों चीजों को ब्लेंड करेगी, ठीक है। और वेटिंग फॉर गोडो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्डिंग्स रोमन में बिल्ड होगा, शिक्षा, नैतिक विकास, रोमन इज मीनिंग उपन्यास, है ना, शिक्षा या नैतिक उपन्यास। तो कमिंग ऑफ एज ग्रोथ नॉवल, है ना, मतलब जैसे जैसे वो बचपन से बड़ा हुआ वो कैरेक्टर। डिस्टोपियन फिक्शन में आप डार्क ऑप्रेसिव इमेजिनरी देखोगे, है ना, इमेजिनेशंस होंगी। 1984 ऑफ जॉर्ज ऑरवेल और हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड। मैजिकल रियलिज्म में मैजिक कंबाइन हो गया है किस चीज के साथ, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड की सेटिंग में, है ना, मतलब असली चीज, मतलब रियलिस्टिक सिचुएशंस विद मैजिक, दैट इज वही जादू वाली बात, है ना। तो 100 years ऑफ सॉलिट्यूड जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैजिक रियलिज्म का। पर मिडनाइट चिल्ड्रन को भी हम नहीं भूल सकते हैं, ऑफ सलमान रश्दी। नाउ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई फिल्टर मत लगाओ, जो कैरेक्टर्स यहाँ कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा है यूं का यूं ऑथर लिख रहा है उसके दिमाग में घुसकर, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे जेम्स जॉयस यूलिसीज एंड मिसेस डेलोवे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके सो दैट्स इट कंग्रेचुलेशंस, द सेशन इज ओवर एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सेशन में, और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया होगा लिटरेरी फॉर्म्स को लेकर। तो ये बेस बनाना भाई बहुत जरूरी था, इससे पहले लिटरेचर के हर एक ऑथर पर जाएं, उसके सारे वर्क्स को, मेजर वर्क, माइनर वर्क, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, सिग्निफिकेंस, मैसेज, थीम, प्लॉट, सब डिस्कस करें, उससे पहले लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ लो, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको सेशन में आप कमेंट्स में लिखिए, और कैसा लगा हमारा एफर्ट आप कुछ शब्दों में कमेंट्स में जरूर बताएं। Thank you so much. This is Shilpa signing off. Also, for notes you can join our Telegram channel. ठीक है, ये notes यूं के यूं आपको Telegram group में available कराए जाएंगे. So we are providing the link in the description. ठीक है, और आप हमारे WhatsApp group में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी query आपको है तो आप हमें डाल सकते हैं on the WhatsApp number. ठीक है, so that's it. Thank you so much. See you again.